आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बेरोजगारी को लेकर हर तरफ हल्ला है। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, रोजगार के अवसर नहीं हैं या फिर एग्जाम के इंतजार में महीनों से बैठे हैं, वो अपनी आवाज अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं। इनकी मांगों का असर कब और कितना होगा या फिर होगा भी या नहीं, इसके लिए ठीक वैसे ही इंतजार करना होगा जैसा कि नौजवान फॉर्म भर देने के बाद एग्जाम का या फिर परीक्षा का परिणाम आ जाने के बाद ज्वाइनिंग का कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बेरोजगारी से जुड़ा जब भी कोई आंकड़ा आया है, हमने उस पर बात जरूर की है। ये आंकड़े क्या कहते हैं, रोजगार को लेकर हालात क्या हैं और इसका असर किन किन तरह की नौकरियों पर हो रहा है या आने वाले वक्त में होगा, हम इस पर अपने पॉडकास्ट में लगातार चर्चा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बेरोजगारी को लेकर अभी इतना बड़ा इंट्रो दिया है, बात साफ है, आज भी बात बेरोजगारी और इसके बढ़ते दायरे की होगी। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और बेरोजगारी पर आए नए आंकड़ों को समझाने और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। वेलकम सर। धन्यवाद ऋतुराज। सर, अभी जो बेरोजगारी को लेकर ताजा रिपोर्ट आई है वह यह दिखा रहा है कि पिछले 4 महीने में 66 लाख व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों की नौकरियां गई हैं। मतलब मई से अगस्त के बीच में 66 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। कितना बड़ा है यह आंकड़ा? दो चीजें इसमें समझना जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स के जाने की प्रक्रिया थोड़ा देर से शुरू हुई है, जिस पर हम पहले से भी चर्चा करते रहे हैं ऋतुराज की। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब तक जो कंपनियां थी वो इसके असर और इसके बाद अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में थी। लॉकडाउन क्रमशः बढ़ाया जाता रहा तो पहले चरण में जो काम बंद हुए, जो रोजगार हुए, जो लोग बेकार हुए, वो लोग थे जो कैजुअल लेबर थे, दिहाड़ी श्रमिक थे, असंगठित क्षेत्र के लोग थे, जिनका काम अचानक बंद हो गया और हमने जिनको वापस घरों की तरफ जाते देखा ऐसी बहुत बड़ी संख्या में आबादी प्रवास करके गांवों की तरफ चली गई। जब लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ तब कंपनियों को अपने नुकसान का अंदाजा हुआ। उन्हें ये समझ में आया कि कितना समय लगेगा उनको रिकवर करने में, कितनी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। और इसके बाद हमने प्रोफेशनल्स के स्तर के ऊपर, या जिनको आप अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, उनकी नौकरियों में कटौती देखी है। और ऋतुराज, ये प्रोफेशनल्स के स्तर पर या व्हाइट कॉलर जॉब्स के स्तर पर जो पिछले 7-8 साल में जितना हमने गेन किया था वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस छटनी से निकल गया है। इसमें कौन लोग हैं? इसमें इंजीनियर हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इसमें टीचर हैं, इसमें मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, इसमें अकाउंटेंट हैं, इसमें अलग अलग तरीके की सप्लाई चेन को मैनेज करने वाले लोग हैं, इसमें बहुत सारी निजी सेवाएं देने वाले लोग हैं जो अलग अलग जगह काम करते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो भारत के मध्य वर्ग का हिस्सा है, जो भारत में प्रमुख खपत को संभालने वाला हिस्सा है। इनकी नौकरियां गई हैं और इनमें अधिकांश लोग जिस क्रम में आते हैं उनकी मासिक आय 35-40 हजार रुपए से लेकर 60-70 हजार रुपए के बीच की है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिससे अर्थव्यवस्था में रिवाइवल की उम्मीद थी, जिसकी तरफ सारे लोग देख रहे थे कि ये दोबारा खपत करना शुरू करेंगे, इनकी मांग बढ़ेगी, ये कपड़े खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, मनोरंजन पर खर्च करेंगे, गाड़ियों पर खर्च करेंगे, कर्ज लेंगे तो अर्थव्यवस्था उभरेगी, वो बड़ा हिस्सा, उसका एक बड़ा चंक बेकार हो गया है। ये जो आंकड़ा आया है इसी में एक और बात कही गई है कि बीते 4 साल में जितने व्हाइट कॉलर जॉब के अवसर तैयार हुए थे, यानी कि जितनी नौकरियां सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में टीचर, डॉक्टर, अकाउंटेंट सहित अलग अलग क्षेत्रों में बनी थी, मिली थी, वो महज 4 महीने में खत्म हो गई। आसान भाषा में कहें तो आज हम फिर वही खड़े हैं जहां 4 साल पहले खड़े थे। हाँ, यही बात मैंने कही। उसकी वजह यह है कि जो संगठित क्षेत्र में या क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब है, भारत के टोटल जॉब मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बहुत छोटा है, 5-6% का है। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब में जितने लोग थे उनमें भी एक बड़ा हिस्सा बेकारी का शिकार पहले ही हो चुका था, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, स्टार्टअप में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, बीएफएसआई में रिस्ट्रक्चरिंग हुई। लेकिन अब ये जो नौकरी गई है, इसके बाद हमने जितने भी नए जॉब के अवसर क्रिएट किए थे वो अवसर बेकारी में बदल चुके हैं। तब चुनौती यहां से ये नहीं है, चुनौती ये है कि जो लोग अब रोजगार पाने की लाइन में हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इस साल खत्म की है या पिछले साल खत्म की है, जो इस व्हाइट कॉलर जॉब में या प्रोफेशनल्स
के लेवल पर आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो नौकरियां हैं ही नहीं, जिनके पास थी उनकी भी चली गई हैं। और इसलिए लेबर इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको ये ऐसा मानिए कि भारत की पहले से ही एक बहुत बड़ी कतार बाजार में रोजगार मांगने के लिए खड़ी थी, और जो रोजगार जिनके पास थे वो भी अब निकलकर उसी कतार में, बेकारों की कतार में शामिल हो गए। इसलिए भारत में बेकारी की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने के आंकड़े और संकेत आते जा रहे हैं छटनी बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही, ये समझना जरूरी है। और कंपनियां जब भी छटनी कर रही हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो 6 महीने, साल भर या 2 साल तक नई नौकरियां नहीं दे पाएंगी, और अभी की परिस्थिति में वो उनके जो खर्चे हैं उन्हें उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल है। एक आंकड़ा और ध्यान रखना जरूरी है कि मई जून के आसपास क्रिसिल ने एक सर्वे में यह बताया था कि 70% कंपनियां भारत में ऐसी हैं जो 3 से 6 महीने से ज्यादा अपने कर्मचारियों की तनख्वाह का बोझ नहीं उठा सकती, जबकि उनके बाकी खर्चे और अलग से हैं, किराया देना, बिजली का बिल देना और बाकी टैक्स पे करना। और इसमें ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो 100 करोड़ से 500 करोड़, 100 करोड़ से नीचे की, मतलब 1 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियां हैं, और ये इन्हीं में सबसे ज्यादा नौकरियां और इन्हीं में सबसे ज्यादा काम मिले थे, और सबसे ज्यादा छटनी भी हमें इन्हीं में दिखाई दे रही है। एक और आंकड़े बताता हूं सर, आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि पिछले साल 2019 मई अगस्त में नौकरी करने वाले व्हाइट कॉलर पेशेवरों की संख्या लगभग 1.88 करोड़ थी। इस साल मई अगस्त के दौरान यह संख्या घटकर 1.22 करोड़ पर आ गई है। मतलब 2016 के बाद यह इन पेशेवरों की रोजगार में सबसे बड़ी कमी है, जबकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड स्किल लोग शामिल नहीं हैं। इसको कैसे समझें? हाँ, इसका मतलब है कि करीब करीब 6.6 मिलियन यानी 66 लाख लोग जो हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब में, मिडिल क्लास के स्तर के जॉब्स का जो पूरा सिस्टम था उससे बाहर चले गए। ये विशुद्ध रूप से वही वो लोग हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग थे, या जिनको अपनी प्रोफेशनल क्षमता के कारण काम मिला था। यहाँ 2 वर्ग हैं, मिडिल क्लास में या 40-45 हजार रुपए से लेकर 70 हजार रुपए तक की आय वर्ग में 2 तरीके के लोग हैं। एक स्वरोजगार वाले लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इतना ही कमाते हैं, लेकिन उनको हम अलग रखते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी कर रहे थे, जो प्रोफेशनल थे, और इसमें अधिकांश लोग, आई थिंक 99% लोग जो थे वो निजी क्षेत्र के साथ काम कर रहे थे। इसे और करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारत में पिछले ये जो आंकड़ा जहां से बताता है आपको 2016 से, उससे पहले से भी देखें तो 2015, 2012-13 के बाद 7-8 प्रमुख क्षेत्र थे जहां इन व्हाइट कॉलर जॉब्स में का सबसे ज्यादा क्रिएशन हुआ था, सबसे ज्यादा अवसर इनमें निकल कर आए थे। टेलीकॉम था, आईटी था, बैंकिंग था, रियल एस्टेट था, रिटेल था, तरह तरह के स्टार्टअप्स थे, और इन्हीं में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। अब आप इसको दूसरी तरफ से अगर देखें और इन कंपनियों के नतीजे देखें, इनके यहां से आने वाली खबरें देखें इन सेक्टर से, कि स्टार्टअप में करीब करीब 60-70% स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनके पास 3 महीने से ज्यादा पैसा देने के लिए नहीं था, तो उनका काम बंद हो गया। रिटेल सेक्टर में कंपनियां बड़े पैमाने पर बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया। ये समझना एक और चीज भी जरूरी है कि जीडीपी में जो माइनस में ग्रोथ हमें दिख रही है 24% की, जो कि और शायद बढ़ सकती है जब हमारे पास संशोधित आंकड़े आएंगे, वो ये बताती है कि भारत में करीब करीब जब इस साल हम खत्म करेंगे, इस वित्त वर्ष को खत्म करेंगे ऋतुराज, तो भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 10% नीचे रहेगी। यानी करीब करीब 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी या इकोनॉमिक गतिविधियां हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो जाएंगी, जो दोबारा कभी शुरू नहीं हो पाएंगी। जैसे बहुत सारे 3 स्टार होटल, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी और सारी सर्विसेज पूरी तरह बंद हो जाएंगी। ये वो परमानेंट जॉब लॉस है जो रिकवर कैसे होगा, जो ये जॉब्स कहां से आएंगे, इनको इससे जो निकाले गए लोग हैं उनको काम कहां मिलेगा, ये अभी समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम बहुत आसानी से, अगर मैं समझ पा रहा हूं कि 66 लाख नौकरियां जो गई हैं, इसको बहुत आसानी से अगर हम समझाएं कि ये वो नौकरियां हैं जो कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता था उसकी नौकरी चली गई, इसमें वो आंकड़े शामिल नहीं है कि कोई शिक्षक जो ट्यूशन देकर कमाता था वो शामिल नहीं है इसमें। जो लोग अपना काम कर रहे थे, जो नौकरी नहीं कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट्स, ये नहीं शामिल हैं क्योंकि उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं। और अगर सर इनके आंकड़ों को भी मिला दें, अगर कोई ऐसा आंकड़ा हो, तो ये दायरा कितना बड़ा हो जाएगा? काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गतिविधियां जिन सेक्टर्स में थी वो सारी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज थी। समझना जरूरी है कि जहां लोगों के बीच में आपस में संवाद होता था। जैसे आप एक सामान्य रूप से अदालत में होने वाले कामकाज को देखिए।
अदालतों में, तहसीलों में जितना काम है वो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। चाहे वहाँ कोई नक्शा बनाने वाला हो, चाहे वहाँ कोई आपकी एप्लीकेशन लिखने वाला हो, चाहे वहाँ वकालत की सलाह देने वाला हो, ये वो बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, क्योंकि सीएमआई का जो सर्वे है वो कंजम्पशन के बेस के ऊपर हमें लेकर आता है। तो अगर हम मान लें कि इतनी ही नौकरियां या इससे ज्यादा नौकरियां वहां गई होंगी, क्योंकि वो लोग किसको कंसल्टिंग देते थे? वो लोग कंसल्टिंग देते थे इन्हीं कंपनियों को या इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए, अपने जमीन के कागजों को तैयार कराने के लिए किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या वकील के पास जाएंगे। तो जब आपका ही काम बंद हो गया तो उसका भी काम बंद हो जाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स बहुत बड़े पैमाने पर गए हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में 99% ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक वाले हैं। एक तो उनके ऊपर जो प्रदूषण के नियम आए उसके कारण असर पड़ा, और उसके बाद लंबे समय तक वो ऑफ रोड रहे, उनके ट्रक नहीं चल रहे थे, वहां से एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ। ट्रांसपोर्ट देखिए, टैक्सी देखिए, लग्जरी बसेस देखिए, ये सारे वो एरिया हैं जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये वो लोग हैं जिनकी नौकरियां गई, और जिनका आंकड़ा सीएमआई बता रहा है ये वो लोग हैं जो नौकरी पेशा है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ना लॉकडाउन हुआ, इतना लंबा चला, तो इसमें हमारे और आपके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया। जैसे हम किसी चीज का पहले उपभोग करते थे, अब हमें लगने लगा है कि नहीं, ये जरूरत की चीजें नहीं थी, हमने उसे त्याग दिया। इसके कारण भी बहुत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खपत पे असर पड़ा है, उससे भी नौकरियां जो गई होंगी, क्या ये कभी रिकवर कर पाएंगी? देखिए, खपत पे असर पड़ा है हमारे बिहेवियर के कारण नहीं, खपत पे असर पड़ा है हमारी आय कम होने के कारण। कौन बेहतर जिंदगी नहीं जीना चाहता, कौन नए सामान नहीं खरीदना चाहता, कौन अपने कपड़े, अपने मोबाइल फोन बदलना नहीं चाहता। लेकिन जो इंडस्ट्री का डेटा हमारे पास इतराज उपलब्ध है, क्रॉस द इंडस्ट्री 25 से 30% और 40% तक की सैलरी कट्स हुए हैं। और इसके अलावा ज्यादातर जगह कम से कम 10 से 15%, कहीं 30%, 40% तक नौकरियां गई हैं। इसके बाद लोगों का भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है। वो ज्यादा अनिश्चित हैं, वो उन्हें पता नहीं कि ये कब तक चीजें चलेंगी। उनकी जितनी कटी हुई तनख्वाह है वो अगले 2 साल तक भी रिस्टोर होने की संभावना नहीं है। ग्रोथ तो उसके बाद खत्म होगी। अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी और उसमें से 25% तनख्वाह घट गई, तो पहले तो आपको 25% का नुकसान भरना पड़ेगा। तो 25% तनख्वाह घटने का मतलब है कि 25% आपका खर्च 50% घटेगा, बचत में कमी आएगी। तो ये व्यवहार इसलिए नहीं बदला, व्यवहार इसलिए बदला है क्योंकि बेकारी है। लोगों की अगर नौकरी बच भी गई है तो बहुत कम वेतन, उनके वेतन में ज्यादा कमी आई है। और इसने एक और समस्या पैदा की है ऋतुराज, की आने वाले समय में भारतीय बाजार एकदम लो पे बाजार में बदल जाएगा। क्योंकि जब कंपनियां यहां से निकलेंगी लंबी मंदी के बाद, तो वो खर्चे काफी संकुचित कर चुकी होंगी, और अब वो बेहतर और अच्छी तनख्वाहें देने से हिचकेंगी, क्योंकि उनको दिखाई देने लगेगा कि उनकी बैलेंस शीट टूटी हुई है और लोग कम तनख्वाहों में काम करने की स्थिति में है, क्योंकि बाजार में ज्यादातर लोग बेकार हैं। मतलब श्रम बाजार का कंपटीशन हमेशा लेबर के पक्ष में नहीं होता है, उसके विरोध में जाता है। जब काम मांगने वाले लोग ज्यादा हों और काम कम हो, तो हमेशा लेबर लूज करता है, उसकी सैलरी लूज करती है, उसके वेजेस कम होते हैं। बेरोजगारी के जो आंकड़े, अभी जिन आंकड़ों पे हम बात कर रहे हैं, वो जितना आंकड़ों में दिख रहा है, ये उतना ही है या ये उससे कहीं ज्यादा होगा जब हम धरातल पर उतर कर देखेंगे? देखिए, उससे बहुत ज्यादा होगा। उसकी वजह है कि हमारे पास अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ठोस आंकड़े नहीं आए हैं। जो आंकड़े हैं उपलब्ध, जो अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं, जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में, इससे पहले भी, और आपको भी बता रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है पूरी इकोनॉमी में, वो 50 से 50% के आसपास लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। और जब गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई हैं, तो छोटा सा एम्प्लॉयड, जैसे कि रेस्टोरेंट चलाने वाला, खाने का ठेला लगाने वाला, पान की दुकान चलाने वाला, चाय की दुकान चलाने वाला, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड थे। तो ये सब, इनके सबके काम बंद हो गए। अब ये कहाँ जाएंगे, मजदूरी करेंगे, इनको नया काम कब शुरू होगा इन्हें पता नहीं। तो ये आंकड़े हमारे पास नहीं है। पर अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगारों में कमी का स्तर ये है कि 66 लाख रोजगार सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब्स के तौर पर जाते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ह्यूज जॉब कट होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेकारी की दर रिकॉर्ड 9, 9.5, 10% पर होती है। अगर हम यही पैमाना ऋतुराज सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पर लगा दें, वहां पर बेकारी 25 से 30% के आसपास होगी। तो जो समग्र बेकारी का आंकड़ा है वो हमारे सामने बाद में आएगा, जब हमको एनएसएसओ से आंकड़े मिलेंगे, अगर सरकार सच बताना चाहेगी और एनएसएसओ सर्वे करके देगा। क्योंकि एनएसएसओ ने तो पिछले साल भी 2018 में भी आंकड़ा दिया था, जिसको सरकार ने बिल्कुल नकार दिया था और कहा था कि
कि नहीं बेकारी नहीं है। उसने तो उस समय कहा था कि भारत में बेकारी की दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। अच्छा, इसी सवाल पे एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा कि बेरोजगारी तो पहले से अपने सर्वाधिक स्तर पे थी, तो क्या कोरोना ने आग में घी डालने का काम किया है? आग में घी डालने का काम क्या किया है आप ये कहिए ऋतुराज की कोरोना ने बेकारी को अब लगभग लाइलाज जैसी परिस्थिति में पहुंचा दिया है। जब हम पिछले साल 2019 के आंकड़े देखें तो भारत में बेकारी की दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी और वो बहुत जटिल और जिद्दी बेकारी थी, क्योंकि उस बेकारी की पृष्ठभूमि में मंदी नहीं थी, उस बेकारी की पृष्ठभूमि में ग्रोथ थी। मतलब हम दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था थे, जैसा कह रही थी सरकार और जैसा आंकड़े दिखा रहे थे, 7 से 7.5-8%। और उस दौरान हम सबसे ज्यादा बेकारी जोड़ती हुई अर्थव्यवस्था भी थे, जैसा कभी नहीं होता। अगर आपकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है तो रोजगार बढ़ते हैं, ये सामान्य सिद्धांत है, पर हम ऐसी ग्रोथ दिखा रहे थे जिसके कारण बेकारी बढ़ रही थी। उसकी वजह यह थी कि भारत में रोजगारों का परिदृश्य बहुत अनइवन है। ज्यादातर रोजगार गिने चुने क्षेत्रों में केंद्रित हैं और उनमें गहरी मंदी दिखाई दे रही थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो टेलीकॉम हो या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एनबीएफसीज हो, इनमें बड़े पैमाने पर जॉब की छटनी हुई थी। इसलिए हमको भारत में बेरोजगारी बुरी तरह बढ़ी दिखाई दे रही थी। तो जब अब तो हम भयानक मंदी में हैं। जब सर्वश्रेष्ठ विकास दर के वर्षों में 6%, 7%, 7.5% की ग्रोथ में हमने 7% की 8% की बेकारी की वृद्धि दर देखी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम माइनस से 25% नीचे की ग्रोथ रेट क्वार्टर में बैठे हुए हैं, साल में -10% की ग्रोथ रेट में रहेंगे, तो बेकारी की स्थिति कितनी भयावह होगी। तो इसलिए हम एक्चुअली बेकारी के गड्ढे से बेकारी के कुएं में गिर गए हैं, और पहले ही हम गड्ढे में पड़े हुए थे, अब हम दूसरे कुएं में चले गए जो उससे ज्यादा गहरा है। वहां से निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को आने वाले 5 सालों तक 5 से 6 सालों तक कम से कम 10 से 12% की विकास दर चाहिए, तब वो उन लोगों को रोजगार दे पाएगी जिनके रोजगार इस लॉकडाउन के दौरान गए हैं, और जो नए लोग आगे आकर खड़े होंगे उनके रोजगार के लिए तो हमें ऐसी विकास दर चाहिए जो असंभव है और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 16, 17%, 18% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, यहां हमारे लिए भी 2%, 3% की जीडीपी ग्रोथ रेट के लाले। इसलिए बेकारी लॉकडाउन के बाद बेहद जटिल और बहुत पेचीदा होने वाली है, और इसका असर हमें भारत में खपत पर, लोगों के जीवन स्तर पर नजर आएगा, या इसका असर हमें मजदूरी की औसत दर कम होने के तौर पर नजर आएगा, और इसका असर हमें गांवों और शहरों में गरीबी बढ़ने के तौर पर नजर आएगा। इस लॉकडाउन का इतना बड़ा असर हुआ रोजगार पर, जीडीपी पर, क्या इसका अंदाजा नहीं था किसी को? अंदाजा नहीं था। अंदाजा सरकार के पास आंकड़े थे, क्योंकि सरकार के पास हर चीज के आंकड़े हैं, तो सरकार ने शायद उसे इग्नोर किया या उसे अंडर प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि हमने इतना बड़ा लॉकडाउन दुनिया में कहीं नहीं देखा। भारत ने सबसे बड़ा और सबसे लंबा लॉकडाउन किया, और सिर्फ इस उद्देश्य से किया कि कोरोना ना फैले, पर कोरोना के आंकड़े आपके सामने। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हो गए, 1200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले केवल 7 दिन में जितने केसेस हमारे यहाँ बढ़े हैं वो प्रत्याशित रूप से रिकॉर्ड है। तो इस पर तो बहस कभी सरकार जब जवाब देना चाहेगी तो वो बताएगी हमें कि लॉकडाउन से लाभ क्या हुआ। कोरोना तो नहीं रुका, लेकिन अर्थव्यवस्था जितनी बुरी स्थिति में पहुंच गई, उसके घाव भरने में, उसके जख्म भरने में बहुत लंबा समय लगेगा। और एक अंतिम सवाल कि आने वाले समय में सुधार की कितनी गुंजाइश नजर आती है आपको, या अभी वक्त लगेगा? अभी वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए सुधार की गुंजाइश कहने के लिए आप खुश करने वाली या प्रोत्साहित करने वाली बातें कहें, पर वास्तविकताएं उससे मैच नहीं करती। बेकारी के कई सारे पॉइंट हैं। बेकारी का एक बड़ा पॉइंट एग्रीकल्चर में पहले से बना हुआ था, जहां आय पहले से कम थी, टूटी हुई थी। असंगठित क्षेत्र में की चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। वहां पर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, जिनके पास कोई अनुबंध नहीं होता था, उनकी संख्या बहुत लंबी थी, उन्हें ठीक नहीं किया जा पा रहा था। मध्य वर्ग केवल थोड़ा बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा था, और उसकी खर्च के कारण असंगठित क्षेत्र चल रहा था, क्योंकि अगर एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है तो कम से कम 4 या 5 लोगों को वो सहयोग में नौकरी दे, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके ड्राइवर, उसके मेड, उसके आसपास के ग्रोसरी वाले। अब इनके टूटने के बाद का जटिलता कई स्तर पर बढ़ रही है। असली समाधान निकलेगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आएगी और लंबे समय तक के लिए अच्छी ग्रोथ रेट लेकर आएगी। और उस ग्रोथ रेट को लाने के लिए हम फिर कभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि ग्रोथ रेट लाना इतना आसान नहीं। 1%, 2% की जीडीपी विकास दर बढ़ाने में कई साल लग जाते हैं और ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हम तो यहाँ माइनस में बैठे हुए हैं। तो अभी तो यह है कि चीजें धीमे धीमे अपने स्तर पर नॉर्मलसी में आएंगी। जैसी बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कल बड़ी स्पष्ट रूप से कही है कि हमारे पास कोई बाउंस बैक नहीं होने वाला, कोई वी शेप रिकवरी नहीं होने वाली, कोई चमत्कार अगले 6 महीने 7 महीने में नहीं होने वाला है। हम ग्रेजुअली ही ग्रोथ की तरफ जाएंगे,
धीमे धीमे चीजें पटरी पर आएंगी और ये दर्द और ये पीड़ा तो थोड़ी ज्यादा लंबी चलेगी और उसको सहना पड़ेगा। तो आज हमने एक बार फिर से बात की बेरोजगारी पर, इसके हालिया आए आंकड़ों पर। आगे भी जब कभी रोजगार से जुड़ा कोई आंकड़ा आएगा, हम उसे लेकर आसान भाषा में जरूर आएंगे। मेरा नाम है ऋतुराज। मेरे साथ आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। हमारे पॉडकास्ट पर अपना फीडबैक जरूर दें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।